हम लोग जानेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की विधि। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ख्याति का निर्माण अनेक घटकों से होता है, यानी कि ख्याति किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। ख्याति का निर्माण अनेक घटकों से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला, एक व्यवसाय की छवि, व्यवसाय की प्रसिद्धि, एक दुकानदार द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता, एक दुकान का बाज़ार में स्थिति जहां लोग आसानी से आ सके जा सके, दुकानदार के ईमानदारी, दुकानदार की मेहनत एवं लगन। इस तरह से देखा जाए तो ख्याति किसी एक चीज़ पे नहीं बल्कि अनेकों चीज़ों को आधार रखकर बनाया जाता है। इसलिए किसी विद्वान ने कहा था कि ख्याति के बारे में बताना सरल और आसान है, परंतु ख्याति को परिभाषित करना अत्यधिक कठिन है। ख्याति के बारे में बताना सरल और आसान इसलिए है कि ख्याति अनेक घटकों से मिलकर बनता है, अतः कोई भी घटक का नाम ले सकती है, इसलिए बताना आसान होता है। लेकिन ये इतने घटक मिलकर के बनते हैं कि इन सबों को परिभाषा में बांध पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहा गया है कि जिस प्रकार ख्याति को परिभाषित करना कठिन है, ठीक उसी प्रकार इसकी गणना करना भी सरल कार्य नहीं है। क्योंकि इसकी गणना हम सरलता और आसानी से नहीं कर सकते। उसका वजह क्या है कि ख्याति की गणना के लिए एक निश्चित विधि नहीं। ख्याति की अनेक विधियां हैं, एक निश्चित विधि नहीं है, इसलिए ख्याति की गणना करना अधिक कठिन है। और उसका एक खास वजह यह है कि इसकी गणना व्यवसाय की प्रकृति तथा संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जाती है। और हम सभी जानते हैं कि सभी व्यवसाय की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। सबसे पहला तो एकल व्यवसाय, उसकी प्रकृति अलग है। साझेदारी व्यवसाय, उसकी प्रकृति अलग होती है। कंपनी, उसकी प्रकृति अलग होती है। फिर एकल व्यवसाय भी अनेक तरह की चीज़ें हो सकते हैं। वह उत्पादन से संबंधित हो सकता है, वह विक्रय से संबंधित हो सकता है, वह वितरण से संबंधित हो सकता है, वह अनेक तरह की चीज़ें। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यवसाय की प्रकृति अलग अलग होती है और ख्याति की गणना व्यवसाय की प्रकृति तथा संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए कहा गया कि ख्याति की गणना के लिए एक निश्चित विधि नहीं है। फिर भी ख्याति के मूल्यांकन की निम्नलिखित 3 विधियों जो प्रमुखता से उपयोग में किया जाता है उसे मैंने लिख दिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि ख्याति की यूँ तो अनेक विधियां हैं, लेकिन प्रमुख 3 विधि है। पहला, ख्याति की जो सबसे पहली विधि है जिसे हम लोग औसत लाभ विधि कहते हैं। यहाँ पर ओवर प्रिंट हो गया, यहाँ पर औसत लिखा हो, यानी कि औसत लाभ विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है अधिलाभ विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा होता है पूंजीकरण विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आप सभी ने जान लिया कि यूँ तो ख्याति की अनेक विधियां हैं। इसका कारण है कि प्रत्येक व्यवसाय की प्रकृति अलग अलग होती है और व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर सभी का लेखांकन अलग अलग विधियों से किया जाता है। फिर भी पूरे भारतवर्ष में प्रमुखता से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है और वो 3 विधियों में सबसे पहला विधि जो है उसका नाम क्या बताया गया? औसत लाभ विधि। दूसरा क्या कहलाया? अधिलाभ विधि। और तीसरा कहलाया पूंजीकरण विधि। अब इसे इंग्लिश में दोहराइए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि ख्याति निकालने की 3 विधियां। पुनः फिर से दोहराइए अपने मन में। औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि और तीसरा पूंजीकरण विधि। बच्चे इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि हम एक ही चीज़ को 2 या 3 बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप भी अपने मन में इसे रिपीट करें। तो वीडियो देखते समय भी जब जब हम किसी भी चीज़ों को पढ़ते हैं तो मेरे साथ आप अपने मन में दोहराइए, तब वो चीज़ें और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब हम ख्याति की निम्नलिखित 3 विधियाँ जान गए और अब यहाँ से प्रश्न बनना स्टार्ट होगा।
कि हम ख्याति की गणना किस आधार पर कर पाएंगे। तो आपको मैंने कल भी कहा था और आज भी मैंने बताया है कि ख्याति की गणना का आधार क्या होता है, लाभ। तो देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा, औसत लाभ विधि यानी लाभ का प्रयोग करके बनाएंगे। दूसरा अधिलाभ यानी यहाँ पर भी लाभ को आधार मान के बनाएगा। और तीसरा पूंजीकरण यानी कि व्यवसाय में हम पूंजी कितना लगा रहे हैं और उसका बाजार में मूल्यांकन कितना है। अगर पूंजी से अधिक बाजार में उसका मूल्यांकन है यानी उस दुकान की गुडविल अधिक है। तो इस तरह से 3 विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सवाल बनाने से पहले हम तीनों विधि से ख्याति निकालने के सूत्र को आज जानेंगे और सूत्र को अच्छे तरह से याद कर लीजिए, तब कल के वीडियो में आप लोगों को प्रश्न बनाना सिखाएंगे। लेकिन अभी आप उस सूत्र को अच्छे से तरह से पढ़ लीजिए। पिछले वीडियो बीच में चूँकि कट गया था इसलिए 2 वीडियो बनाना पड़ा है। पिछले वीडियो में आपको ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है बताया गया और उसी में साथ ही साथ यह भी बता दिया गया कि इस साझेदारी चैप्टर में कितने अध्याय पढ़ने हैं। और इस वीडियो में आपको बताया गया कि ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। अब मैं इसका तीनों का सूत्र लिख दे रहा हूं और ये सूत्र को अच्छे तरह से याद कर लेंगे ताकि कल सवाल बनाना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। तो अभी हम इसका सूत्र लिख देते हैं जिसे आप अच्छे तरह से याद कर लेंगे। अब हम सूत्र जानेंगे। तो आपको पता हो गया है कि ख्याति के मूल्यांकन की अनेक विधियां हैं, परंतु उनमें से प्रमुख 3 विधियों को बताएंगे। पहला औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि और तीसरा पूंजीकरण विधि। तो आज हम औसत लाभ विधि के बारे में जानेंगे। तो आप यह जान लें कि औसत लाभ विधि यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत 2 विधियां होती है। पहला सरल औसत लाभ विधि और दूसरा होता है भारित औसत लाभ विधि। यानी कि औसत लाभ विधि निकालते समय 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि ये 2 विधियों से निकाली जाती है। पहला है सरल औसत लाभ विधि और दूसरा है भारित औसत लाभ विधि। सरल औसत लाभ विधि को इंग्लिश में हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपके पास दिमाग में गया हो कि एवरेज प्रॉफिट सर कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र लिख दिए हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। मान लेते हैं कि पिछले 4 सालों का आपको लाभ प्रश्न में दिया हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस यानी कि पिछले साल का लाभ, तो पिछले 4 साल के लाभों को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट आएगा। और ये 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर 5 साल का लाभ मान ली दिया हो तो 5 साल का, 6 साल का दिया हुआ है तो 6 साल का, सभी वर्षों के लाभों को जोड़ेंगे। इसलिए यहाँ लिखा हुआ टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर और उसमें टोटल संख्या यानी 5 साल है तो 5 साल से 6 साल है तो 6 साल से आप डिवाइड दे दीजिए। तो आप जान गए कि औसत लाभ विधि से गुडविल बराबर क्या होगा, औसत लाभ गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब क्रय वर्ष का आधार जो कि प्रश्न में दिया रहता है, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न में लिखा रहेगा 3 वर्ष के आधार पर, तो औसत लाभ निकाल कर 3 से गुना कर दीजिएगा। लिखा रहेगा 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो औसत लाभ निकाल कर 4 से गुना कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि औसत लाभ विधि के अंतर्गत कितनी विधियां हैं, 2। पहला सरल औसत लाभ विधि और दूसरा भारित औसत लाभ विधि। सरल औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने के लिए सूत्र क्या है कि गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, पिछले साल के लाभ, तो पिछले साल के लाभ मान लीजिए कि 6 साल दिया हुआ है, तो 6 साल के लाभों को क्या करना है, जोड़ देना है और 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका मतलब होता है क्रय वर्ष का आधार जो कि प्रश्न में दिया रहेगा। मान लेते हैं कि लिखा रहेगा 3 वर्षों के आधार पर, तो औसत लाभ आप निकाल चुके हैं, 3 से गुना कर देंगे तो ये आपका गुडविल निकल जाएगा। पहला विधि हम लोगों ने जाना। दूसरा विधि है भारित औसत लाभ विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। इसमें गुडविल बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप परिचित हो चुके हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज प्रश्न में दिया हुआ रहता है, इसे निकाला नहीं जाता है। प्रायः 3 वर्ष का आधार, 4 वर्ष का आधार, 2 वर्ष का आधार रहेगा। तो जितने भी वर्ष का आधार रहेगा मुझसे गुना कर देंगे। तो भारित औसत लाभ विधि से गुडविल बराबर क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब क्रय वर्ष का आधार जो आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने तो सीख लिए, अब हम कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसका भी सूत्र मैंने लिख दिया है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट। जो कि कल सवाल पढ़ेंगे तो आपको सिखा दिया जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट और नंबर ऑफ वेट कैसे निकाला जाता है। तो आज के साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप आज लॉकडाउन की स्थिति में क्लास नहीं कर पा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आप पढ़ाई के प्रति कितने जागरूक हैं और आप पढ़ना चाहते हैं। क्लासरूम में पढ़ाना अलग बात होती है और वीडियो बनाकर पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होती है। आपने कल देखा कि मैं 9 बजे लिखा हूँ, लेकिन 9 बजे से मैंने 7 बजे ही लग गया था, लेकिन जाके कब 12:30 बजे वीडियो भेज पाया हूँ। आज मैं रात से ही लगा हुआ हूँ और देखिए कल आपको आज कितने बजे तक वीडियो भेज पाएंगे। तो आप सभी को ध्यान दीजिएगा कि जब आपके लिए हम इतनी मेहनत करके, जब हम आपको इतनी सरलता और आसानी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मन लगा करके पढ़ें। और किसी को भी समझने में किसी तरह की परेशानी हो तो वीडियो को रिवाइज करके सुन लीजिए। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल करके कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और ऐसे हम डेली सुबह में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कोचिंग में हम रहते हैं। कोई भी स्टूडेंट आकर के हमसे 8 बजे से 10 बजे के बीच में डेली मिल सकते हैं, संडे को छोड़कर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।